गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर हम लोग का लेक्चर 7 था। आज हम लोग का क्या होगा, लेक्चर 8। तो लिखिए आप लोग लेक्चर 8। लेक्चर 8 लेक्चर 8। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका लगा के लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ई देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी समझ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric fields, अब ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक में क्या कर रहा है। इस टॉपिक में आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपको यही चीज दूसरे फॉर्म पूछ सकता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपस सेम है। तो हमको इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको एनर्जी निकालनी है? इलेक्ट्रिक डायपोल की निकालनी है। तो देखो इसमें होता क्या, ध्यान से पहले समझो। इसमें हम लोग जो है पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में, कि आप जब किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हो तो उस पर टॉर्क जो है, उस डायपोल पे क्या लगती है, टॉर्क लगती है। और टॉर्क जो है उस डायपोल को रोटेट करवाती है। तो रोटेट करा करके वो चाहता है कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ला दें। अब अगर आप ऐसा एज्यूम करो कि हम उस टॉर्क के अगेंस्ट में अगर उसको रोटेट करवाना चाहेंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लो, ये देखो, इसको हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आप प्लेस कर दो। तो ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, जो इससे कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये एंगल आपका हो गया थीटा। ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए ले लेते हैं, और यहाँ पे चार्ज हम प्लस क्यू दे दिए। इसको पॉइंट बी एज्यूम करते हैं, और यहाँ चार्ज हम माइनस क्यू दे दिए। अब आप बताओ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज प्लस क्यू को अगर आप प्लेस करते हो तो उस पर फोर्स F = QE लगता है, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग होती है। तो आप बताओ तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन आपको इस साइड आएगा। वेक्टर F = Q × वेक्टर E होगा या नहीं होगा? फिर आपका ये माइनस क्यू चार्ज पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस पर आपका जो है F = यहाँ भी देखो फोर्स लगेगा, ये आपका F = Q × वेक्टर E होगा। अब ये डायपोल जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, नहीं। और टॉर्क = हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, PE sin थीटा जानते हैं, यही जानते हैं। अब देखिए तो अब हम लोग जो है, अब चाहो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस बना दो यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ सी दे दो, ये पॉइंट आपका क्या है, ये। अब आप बताओ कि इसमें आप क्या क्या किए हैं। इसमें आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम किया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कितना एंगल पे आप प्लेस्ड किए हो, थीटा एंगल पर प्लेस्ड किए हो। तो लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर P व्हिच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। तो लैंग्वेज हम लोग पहले लिखें, तो लैंग्वेज लिखो, सपोज
an electric dipole, suppose an electric dipole of dipole moment vector p is placed at an angle theta in electric field वेक्टर E। ठीक है, अब आप इसमें बताओ, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दियो तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और इसी टॉर्क के अगेंस्ट में या इस टॉर्क का मान लो कि ये टॉर्क आपका जो है किस डायरेक्शन में है, ये इसको लाना चाह रहा है इक्विलिब्रियम में, हम उसके जो है अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल एंगल से रोटेट कराएंगे, फिर उसके बाद हम उसको θ1 से θ2 तक रोटेट कराएंगे, और जितना वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इफ displacement triangular displacement भी लिख सकते हो, if angular displacement of dipole is a small angle d theta, if angular displacement of dipole is a small angle d theta। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इसको स्मॉल एंगल d थीटा से इसको मान लो रोटेट करवाया, या इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी मेरा क्या होगा, स्मॉल ही होगा ना। जब आप उसको जो है डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, स्मॉल मैग्नीट्यूड में लोगे, तो फिर वर्क डन भी आपका क्या आएगा, स्मॉल भी आएगा। तो हम लोग यहाँ से dw लिखेंगे, तो ये लैंग्वेज पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बना रहा हूँ। आप इसको देखो क्या करो, इसको नोट करो पहले, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको क्या एज्यूम किया कि हमने डायपोल को रोटेट करवाया, कितना से रोटेट करवाया, स्मॉल एंगल d थीटा से इसको रोटेट कराया। अब जब आप स्मॉल एंगल d थीटा से इसको रोटेट करवाए हो, तो इसमें क्या क्या आएगा, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो अब आपका यहां से dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू क्या आएगा, d थीटा। dw इज इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। ये आपका देखिए तो dw हो गया, टॉर्क के बदले आप क्या लिखोगे बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू pe sin थीटा। तो आप टॉर्क के बदले क्या लिखोगे, pe sin थीटा, pe sin थीटा इनटू क्या हो गया, d थीटा। अब देखिए, तो अब आपको जो है एक चीज बताओ, ये तो आपने जो है स्मॉल एंगल से इसको रोटेट कराया तब इतना है, बट आपको वर्क डन करना है तो θ1 से θ2 तक इसको हम रोटेट करवाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन रखेंगे। तो ये आपका देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा। अब आप बताओ, तो इसमें d थीटा लगा है, इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो थीटा वाले टर्म को आप इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे, और जो भी अदर टर्म है उसको आप कांस्टेंट के रूप में क्या करोगे, बाहर करोगे। तो देखो, तो इसमें क्या आएगा बाहर, pe बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा हो जाएगा। अब देखो लिमिट इसको हम θ1 से क्या माने, θ2। तो आप ये भी मान लो कि जब θ1 था तो वर्क डन 0 था, और ये वर्क डन कितना हो गया, जब 0 हो गया। अब आप इसको देखो क्या करोगे, ध्यान देना। अब देखिए, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो ये आपका w आया, ठीक है, 0 से कहां तक जाएंगे, w तक जाएंगे। अब ये pe हो गया। अब बताओ sin थीटा d थीटा, तो sin थीटा d थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आप इसको क्या बोलोगे, माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया, लिमिट सेट करोगे θ1 से कहां तक, θ2 तक।
अब ये देखो क्या आएगा, ये अपर लिमिट, तो W माइनस क्या हो गया 0, ये PE हो गया। अब बताओ ये माइनस में cos थीटा 2 ये आएगा cos थीटा 2, और फिर आपका माइनस और एक ये माइनस, तो क्या बना देगा प्लस बना देगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका ये cos थीटा, ठीक है। तब देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे W लिखेंगे। अब देखो तो ये PE और ये आपका कितना आएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये आपका आ जाएगा, और ये आपका वर्क डन आ गया। अगर आपसे ये पूछा है कि फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहीं पर भी लिखते छोड़ सकते हो W = PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, where W = वर्क डन, P क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 और थीटा 2 तो आप समझ ही रहे हो कुछ का रोटेशन है वो, ठीक है। अब ये अगर आपसे वर्क डन नहीं कहा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, तो इसी W को हम कन्वर्ट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे W को किसके रूप में, हम U के रूप में। तो आपका U = क्या हो जाएगा, तब देखो सिर्फ एक लाइन और इंक्रीज कर देना है, PE cos थीटा 1 माइनस क्या हो गया आपका cos थीटा, ठीक है। ये आपका आया एक्सप्रेशन। कोई ट्रबल किन्हीं को, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो U = PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो राइट डाउन, नोट कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो आपने स्टार लगाओ, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग ने क्या प्रूव किया, U = PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे नीचे लिखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब देखो तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहली बात फर्स्ट नंबर में देखो, U = आपने क्या निकाला PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही निकाला है, ठीक है। U = क्या निकाला PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब सेकेंड नंबर देखिए, आप ऐसा ज्यूम कीजिए कि पहले से आपका डायपोल इक्विलिब्रियम स्टेट में था और तब आप उसको थीटा एंगल पर रोटेट करवाते हो, यानी आप लिख सकते हो कि इफ थीटा 1 = 0 डिग्री एंड थीटा 2 = थीटा, तब देखिए क्या होगा। अब आपका जो है ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये देखो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो है ना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो आपने थीटा 1 को क्या एज्यूम किया 0, इसका मतलब है कि डायपोल जो है आपका ऐसे रखा हुआ है, यहाँ A मान लो, यहाँ -q, यहाँ B, यहाँ हम क्या लिए +q, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग हो जाएगा, ऐसा अगर स्टेट, ठीक है। अब तब हम इसको इस टाइप से रोटेट करवा रहे हैं, तब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो U = क्या है आपका PE cos थीटा 1 पर 0 माइनस क्या हो गया cos, तो फाइनल देखो U = आपको क्या आएगा PE cos 0 का वैल्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा cos, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको प्रूव करने के लिए कहेगा तो आप यहाँ तक आ जाओगे। तो ये फार्मूला U = PE 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, सेकंड लिखिएगा, सेकंड तो हो गया ना, थर्ड होगा ना, गर्मी काफी लग रही है, ठीक है, ध्यान दो। तो आप यहां से देखो तो ये तुम्हारा जो है थर्ड पॉइंट में क्या होगा, आप ऐसा एज्यूम करो कि इफ थीटा 1 = 0 डिग्री एंड थीटा 2 = 180 डिग्री,
यानी पहले से डायपोल आपका क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अब उसको आप रोटेट करा करके कहां ले जा रहे हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जा रहे हो। तो आप यहां से देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नहीं, अब आप इसमें क्या करो कि डायपोल को यहाँ पे प्लेस कर दो, ये A हो गया -q, यहाँ B है, ये आपका हो गया +q। पहले से आपका ऐसा है, पहले से, तो यहाँ θ1 कितना हो गया 0 डिग्री। अब आप इसको जो है मान लो कि क्या करो, रोटेट करा करके इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये B आपका इधर आ जाएगा, A इधर आएगा। तब देखो तो आपका ये क्या आएगा, U = PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए तो ये आपका U = क्या आएगा, ये PE cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 कितना -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, cos 0 1 और इसका -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो सो U = आपका क्या आएगा 2PE आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग का चलेगा 4th पॉइंट। फोर्थ नंबर लिखिएगा। अब देखिए 4th पॉइंट पे हम ऐसा जूम करते हैं कि पहले से मेरा जो है डायपोल जो है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब आप उसको थीटा एंगल पर रोटेट करवाते हो। तो ऐसे तब उस केस में क्या होगा, यानी अब आपको एज्यूम करना होगा इफ θ1 = 90 डिग्री एंड θ2 = थीटा। ठीक है, अब हमने क्या जूम किया, θ1 को मैंने 90 माना, इसका मतलब क्या है कि डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां से देखो, ये आपका बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, ये आपका डायपोल हो जाएगा। तो ये वेक्टर P अगर बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर -q चार्ज लेना होगा, और यहाँ आप क्या लोगे, +q चार्ज लोगे। थीटा आपका ये 90 आ गया, है ना। अब देखिए तो अब आप इसको क्या करोगे, U = बताओ PE cos कितना पुट करोगे, 90 पुट करोगे, माइनस cos क्या होगा, थीटा होगा। तो सो U = क्या हो गया, PE cos 90 का वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस क्या हो गया, cos थीटा। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या आएगा, ये सो U = -PE cos थीटा। अगर आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी देगा प्रूव दैट U = -PE cos थीटा, तो आपको यहाँ तक प्रूव करना है, यानी U = PE cos थीटा 1 - cos थीटा 2 तक आओगे, और उसके बाद जाकर के लिख दोगे कौन, यहाँ से ये लिख दोगे, तब यहाँ आ जाए, यहाँ तक प्रूव कर दोगे। ऐसा कब करोगे, जब आपको कहेगा प्रूव दैट U = -PE cos थीटा, तब आप ऐसा करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया 4th पॉइंट। अब हम लोग इस पे पहले बेसिक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो आपका 12 का है। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। लिखिए, न्यूमेरिकल लिख के आप हाइफन दे दीजिएगा। न्यूमेरिकल। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे लिखेंगे सपोज 2 पॉइंट चार्ज suppose 2 point charge plus 8 microcoulomb and minus 8 microcoulomb, plus 8 microcoulomb and minus 8 microcoulomb are
are separated by a distance 2 millimeter. Dipole is situated in electric field of strength 6 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. 6 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. फाइंड क्वेश्चन के देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है ये। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन in rotating the dipole from equilibrium to 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कहता है कि सपोज 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8 माइक्रोकूलम एंड माइनस 8 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। डायपोल is situated in electric field of strength 6 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Find electric dipole moment फर्स्ट नंबर में। सेकंड में आपसे वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 180 डिग्री। अब देखिए तो इसमें क्या क्या आपका डाटा क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले वो बताओ। तो देखो आपको दो चार्ज दिया है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, और आपका नेचर क्या है अपोजिट है। कितना डिस्टेंस पर है 2 मिलीमीटर। तो आपको डाटा में Q का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। Q का वैल्यू 8 माइक्रोकूलम होगा तो 8 into 10 to the power -6 करोगे। माइक्रो बदलोगे, माइक्रो को आप बदलोगे किसमें कूलम में, तो आपका 8 into 10 to the power -6 हो जाएगा। 8 माइक्रोकूलम को कूलम में लोगे। उसके बाद डिस्टेंस आपका 2 मिलीमीटर है तो 20 का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है तो 2 into 10 to the power -3 मीटर हो जाएगा आपका। ये आपका आ गया। अब बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 6 into 10 to the power 5 तो E इक्वल टू क्या हो गया 6 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप किसको बोलते हो, P को बोलते हो ना। तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है Q into 2A होता है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में P इक्वल टू आप लगा देते हैं Q into 2A लगा देते। तो ये P हो गया। Q का वैल्यू बताओ कितना है 8 into 10 to the power -6। 2A कितना है 2 into 10 to the power -3। तो फाइनली रिजल्ट P इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 into 2 कितना हो जाएगा 16 और 10 to the power ये कितना आएगा -9 और इसका यूनिट क्या होगा कूलम्ब मीटर। ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, काफी इजी था ये, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझिए। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 180 डिग्री। अब बताओ तो इक्विलिब्रियम टू 180 डिग्री। एक केस मैंने ऐसा बताया था एक्स्ट्रा पॉइंट में कि अगर आप 180 डिग्री तक लाते हो तो आपको कितना आएगा, यानी उस केस में आपको बताया मैंने U इक्वल टू आपका हो जाएगा 2PE हो जाएगा, ठीक है।
और ये W लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वर्क डन कर रहा है। तो ये W हो गया और आपका ये देखो तो ये W वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग, वैल्यू पुट कर लेना। 2 है, P का वैल्यू कितना रहता है ये आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू ये आ गया। तो ये आप निकाल लोगे W इक्वल टू क्या 2P। ये था न्यूमेरिकल और बेसिक न्यूमेरिकल था, काफी इजी था ये सब, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। काफी गर्मी लग रही है, फैन तो चला नहीं सकते हैं तो फिर तुम लोग को एक्स्ट्रा साउंड जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए, आगे स्टार लगाओ। स्टार लगा के लिखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए स्टार लगा के बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स behavior of conductors in uniform electric field। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा फिर से, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस टॉपिक में क्या क्या हम स्टडी करेंगे उस पर लिखना, लिख लीजिएगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे उस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि आप किसी कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हो तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा, क्या क्या मान लो कि पोजीशन जो है या क्या क्या केस या क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हो तो उस कंडक्टर के इनसाइड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देकर के लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब ये क्वेश्चन राइज होती है कि कैसे 0 होगा, है ना। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप एज्यूम करो कि ये आपका एक कंडक्टर है और यहाँ पे मैंने क्या माना, P मान लिया और यहाँ R मान लिया, समझ रहे हो ना, PR प्रभाव पोटेंशियल। अब देखो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है। अब आप बताइए कंडक्टर है तो उसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा या राइट साइड में मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आर जो पोर्शन है या आर साइड है जो भी बोलो, उस पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 5 से देखोगे, ठीक है। अब देखो तब इस कंडक्टर के अंदर आपका जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन P से क्या होगी, आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका नाम हम EP देंगे। ठीक है, अब फिर से समझिएगा इसको।
मैंने क्या किया कि एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस किए तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। जो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में वो फोर्स एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा, जिसके कारण आपका P पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आप पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर जो है इंड्यूस्ड करेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में। और मैग्नीट्यूड अगर उसका इक्वल है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप लोग इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज में लिखना है कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस a force F is equal to minus of small e into capital E in opposite direction to the applied electric field. Then side P is positive and R is negative of the conductor. Due to this, an electric field is set up inside the conductor which is equal in magnitude but in opposite direction to the applied electric field. So net electric field intensity inside the conductor is zero. तो आप नोट करो इसको, देखो when a conductor is placed in electric field when a conductor is placed in electric field, then electron experience a force, ये n है, a force vector F is equal to minus small e into capital E. A force F is equal to E into E in opposite direction to the applied electric field. ठीक है, to the applied electric field. Due to this side P and R is positively and negatively respectively. ठीक है, फिर से समझ लीजिए। When a conductor is placed in electric field, then electron experience a force in opposite direction to the applied electric field. Due to this, side P and R is positively and negatively respectively. As of result, this an electric field
an electric field induced inside देखिए induced inside the conductor देखिए which is equal in magnitude but opposite in direction but opposite in direction. So net electric field inside the conductor is 0. ठीक है, is 0. ठीक है, कोई ट्रबल नहीं इसको समझने में, नोट कर लीजिए इसको. अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे. सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा. सेकेंड में लिखें नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. सेकेंड लिखिएगा नेट चार्ज इनसाइड the conductor is 0. नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. अब देखो ये कैसे करेंगे. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम गॉस लॉ phi e is equal to q by epsilon नॉट. ये जान रहे हो. और phi e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds. ये चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखे थे. q अब बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया ये. अब बताइए, तो अभी आप तुरंत क्या देखे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप E के वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये होल टर्म में क्या बनेगा 0. Q बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट और सो Q इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा. तो हमने क्या देखा कि किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका चार्ज जो है वो नेट चार्ज क्या आएगा 0 आएगा. ये आपका सेकंड था, नोट कर लीजिए इसको. उसके बाद देखिएगा थर्ड. थर्ड नंबर लिखिएगा. थर्ड देखिए है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर.
यानी आप चार्ज अगर उसको देते हो तो वो चार्ज उसके एक्सटर्नल सरफेस पे आके जो है मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप लिखोगे चार्ज resides on the surface, charge resides on the surface of conductor। ठीक है, चार्ज resides on the surface of conductor। अब देखो ये कैसे होता है। ठीक है, चार्ज resides on the surface of conductor। इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको ऐसा एज्यूम करो कि एक कंडक्टर को मैंने एक थ्रेड से इसको जो है हैंग कर दिया। ये आपका कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर हो गया और इसमें हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। ये देखो आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को हम एक्सेस चार्ज Q जो है दे देते हैं कंडक्टर को। तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे सपोज, सपोज कंडक्टर टू बी गिवन, suppose conductor to be given an excess charge Q। हमने कंडक्टर को an excess charge क्या दिया, Q। इमेजिन a Gaussian surface, imagine a Gaussian surface which lies just near and inside the conductor। बिल्कुल आप देख सकते हो फिगर में कि हमने गॉसियन सरफेस ये एज्यूम किया है जो आपका इस कंडक्टर के अंदर भी है और जस्ट उसके क्या है, नियर भी है। अब देखो तो we know that net charge inside the Gaussian surface is zero here। यहाँ पे जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपका नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा, 5/Q/ε0 लगा दोगे तो। अब जब इसके अंदर नेट चार्ज जीरो आ गया, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर भी क्या आएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और वो भी हम कंडक्टर के अंदर भी हम जान रहे हैं कि नेट चार्ज क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये जीरो, इट मीन्स excess charge Q is not inside the conductor। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या है, ये एक्सेस चार्ज Q जो हम दिए हैं उसके अंदर नहीं। तो जब उसके अंदर नहीं तो फिर वो चार्ज गया कहाँ। ठीक है, इसका मतलब है कि वो चार्ज जो है इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ गया। क्या लिखे, इट मींस एक्सेस चार्ज Q is not inside the conductor, then it must lie
then it must lie on the surface of conductor, on the surface of conductor। इसका मतलब है कि वो चार्ज जो है उसका अगर इनसाइड नहीं है तो वो कहाँ आ गया है, उसके सरफेस पे आ गया। ये नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर देखो क्या है, फोर्थ नंबर में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो फोर्थ नंबर में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of conductor। To the surface of conductor, electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of conductor। अब देखो इसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसमें हम लोग ये मान लीजिए कि कंडक्टर मैंने ले लिया, ठीक है, और ये कंडक्टर आपका जो है ये वेक्टर योग। अब ऐसा जूम करते हैं कि ये कंडक्टर आपका परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये कंडक्टर जो है आपका थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तब यहाँ के बाद देखो तो ये थीटा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट इसका इधर क्या हो जाएगा, ये ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ई कॉस थीटा इसको टच करते हो जाएगा, इसलिए इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे। कौन कंपोनेंट बोलेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके कंडक्टर पे परपेंडिकुलर नहीं है, वो थीटा एंगल बना रहा है, और लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि थीटा अगर 90 डिग्री आ जाता है तब इसका मतलब है कि मैंने जो एज्यूम किया था वो मेरा क्या था, गलत था, यानी वो परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप से इसको प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular to the surface of conductor, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular to the surface of conductor, it makes an angle theta with surface। जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका ई कॉस थीटा होगा, देन ई कॉस थीटा इज टेंजेंशियल component, then e cos theta is tangential component। This component
आप ऐसा भी कर सकते हो, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है उसके कारण चार्ज आपका फॉलो करना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस कंपोनेंट will cause flow of charge, but in electrostatic charge is at rest। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज एट रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट में आया इसका मतलब है कि ई कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाय क्या लिखोगे, ये लिखोगे। तो ये आपका cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 0 बाई क्या, 0 आएगा, ऐसा आएगा ना। तब आप देखो तो cos थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है, 90 का। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये cos कितना होगा, 90 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि मैंने जो थीटा माना है उसकी वैल्यू कितना है, 90 है। तो 90 है तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ट्रबल होगी तो आप निश्चित रूप से मुझे मैसेज करना, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको फिर आप कर लोगे। तब फिर हम लोग जो है अब आपका जो है अच्छा टॉपिक आएगा एक आध क्लास के बाद, जो है जब कैपेसिटर आप लोग को पढ़ाने लगेंगे और अच्छा न्यूमेरिकल्स आपको आएगा। एससी वर्मा का न्यूमेरिकल सब उसी पे है। तो ये तो मॉडल थ्योरेटिकल चीज़ थी जो आपको यूज होगा, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।